हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार रोजगार विद विनय मलिक पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है। उसे पूरे को 1-2 दिन के अंदर कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे टेलीग्राम पर जॉइन नहीं है, इसलिए वो इस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति। फल भित्ति मतलब हम इन्हें पूरे के पूरे क्या करते हैं? खा लेते हैं। बाहर से भी खा लेते हैं, अंदर के बीज भी खा लेते हैं। तो पूरा का पूरा जो फल है वो खाया जाता है, इसलिए इसमें लिखा गया है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर, इसमें क्या खाया जाता है? मध्य फल भी थी, क्योंकि इसमें हम बाहर के कवर को नहीं खाते और अंदर के बीज को नहीं खाते, बीच बीच का हिस्सा खाते हैं। मध्य, जो बीज के और बाहर के छिलके के मध्य होता है, इसलिए इनका खाने योग्य भाग हो गया मध्य फल बीती। रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर। गैस के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्राम। गैस का विसरण क्या है? जैसे कि अगर आप गुब्बारे के अंदर हवा भर देते हैं, तो आप देखेंगे अगर आप 1 महीने तक उस गुब्बारे को ऐसे ही रख दे तो उसमें अपने आप ही गैस जो है वो कम हो जाती है। तो वो किस कारण कम हो जाती है? क्योंकि गैस हल्की-हल्की बाहर निकलती रहती है और गैस का बाहर निकलना क्या होता है? विसरण। और ये नियम किसने दिया था? ग्राहम ने। अगला है E बराबर mc स्क्वायर। ये समीकरण किसने दिया है? आपका आइंस्टाइन ने। अगला प्रश्न है आपका, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? मतलब एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगला है आपका, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो वो है आपके अरस्तु। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जनक हैं इसके अरस्तु, लेकिन जीव विज्ञान, इसे पहले जीव विज्ञान नहीं कहा जाता था, किसी और नाम से जानते थे। लेकिन लैमार्क ने इसका नामकरण किया जीव विज्ञान। लैमार्क जो थे वो फ्रांस के थे और इनके एक साथी थे ट्रेवी रेंस, जो कहाँ के थे? जर्मनी ने। इन दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया किसने? लैमार्क ने ही इसको समझाया। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने। गति के कितने नियम होते हैं आपके? 3 नियम होते हैं। तो उन तीनों नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। अगला प्रश्न है आपका, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। जड़त्व क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो वस्तु उस बल का विरोध करती है, वही विरोध क्या होता है? आपका जड़त्व होता है। और इस नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। जो जड़त्व का नियम है उसका दूसरा नाम क्या है? आपका न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम जो है उसका ही दूसरा नाम क्या है? आपका जड़त्व का नियम है। जो न्यूटन था उसने गति के 3 नियम दिए थे, उसमें से दूसरा है आपका जड़त्व का नियम। तो जो दूसरा है उसके 2 नाम है, एक तो न्यूटन का द्वितीय नियम या फिर जड़त्व का नियम। और जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। अगला है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण दोनों एक ही चीजें हैं। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। मतलब मनुष्य में विकास कैसे हुआ? पहले वो आदि मानव था, फिर उसके शरीर पर बाल कम होने शुरू हुए, फिर उसने सीधा चलना शुरू किया, धीरे 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 करके उसके अंदर बदलाव आते चले गए। इसी प्रकार जानवरों में, पेड़ पौधों में, हर किसी में बदलाव आया। तो ये जो विकास हुआ इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने किया। इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है कि हमारे शरीर में रक्त कैसे कैसे बहता है, कैसे दिल से वो बाकी शरीर के अंगों तक जाता है और शरीर के अंगों से वापस कहाँ आता है? दिल में आता है। तो ये जो नियम है ये अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर जो रक्त जाता है
उसे ले जाने वाली जो नलिकाएँ होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और जो शिरा है, वो कैसे रक्त को लेकर जाती है? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत रक्त को लेकर जाती है, क्योंकि दिल क्या करता है? जो रक्त है, उसके अंदर ऑक्सीजन को भर देता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? आपकी धमनी। तो एक है आपकी शिरा और एक है धमनी। ये है आपका हृदय और ये है आपका शरीर। हृदय से शरीर की तरफ तो लेकर जाएगी धमनी, और शरीर से वापस हृदय की तरफ लेकर कौन आएगी? शिरा। अब शरीर से जो रक्त हृदय की तरफ जाएगा वो होगा अनाक्सीकृत, क्योंकि उसमें से सारी ऑक्सीजन जो है वो शरीर ने एब्जॉर्ब कर ली, तो जो रक्त बचा वो है आपका अनऑक्सीकृत, या फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाती है। और जो धमनी है वो दिल से रक्त को लेकर आई, तो इसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो ये कैसा रक्त हो गया? आपका ऑक्सीकृत। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। शरीर से हृदय की ओर शिरा और हृदय से शरीर की ओर धमनी। अगला है आपका हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? आपका पेसमेकर। पेसमेकर क्या है? एक कृत्रिम हृदय भी इसे कहा जाता है। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है, क्योंकि इसके अणु आपस में मिले हुए होते हैं। जब एक अणु को हिलाया जाता है तो बाकी सारे अणु अपने आप क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, जिससे कि ध्वनि की गति क्या होती है? तेज हो जाती है। अब ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है आपकी? 760 मील प्रति घंटा। और सबसे कम गति कहाँ होती है इसकी? हवा में। हवा में जो अणु है वो बहुत दूर दूर होते हैं, एक के कंपन होने के बाद दूसरे को कंपन होने में बहुत समय लगता है, तो इस वजह से जो चाल है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। अगला है आपका ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ने से जो अणु है वो तेजी से कंपन करता है, जिसकी वजह से चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। भोजन पचाने में सहायक कौन होते हैं? एंजाइम। हमारे मुंह में और पेट में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। अगला है एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो एसिड से। पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? अमीनो एसिड में। अब जो हमारा खाना होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन। वो प्रोटीन किस में टूट जाते हैं? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है फिर? एंजाइम। अगला है आपका आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। जब आपकी आहार नाल में स्टार्च जो है वो पचता है तो वो किस में टूट जाता है? माल्टोज में टूट जाता है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। अगला है आपका हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? आपका कैल्शियम एवं फोस्फोरस। इनकी कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और दांत भी जल्दी गिरने लगते हैं। भोपाल गैस कांड 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का। पित्त क्या होता है? पीले हरे रंग का अक्षारीय द्रव्य होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। क्षारीय क्यों है? क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक है। यदि 7 से कम होता तो ये क्या हो जाता? अम्लीय हो जाता। अगला है पित्त स्त्रावित होता है। जो पित्त है वो कहाँ से निकलता है? तो यकृत द्वारा उसका स्त्रावण होता है, मतलब निकलना उसका शुरू होता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। मतलब ये एक्स्ट्रा विटामिन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है कि अगर कभी हमारे शरीर को जरूरत हुई तो ये वहां से प्रोवाइड करा सके। अगला है आपका पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अब लीवर में से तो वो निकला और जाके कहाँ इकट्ठा हो गया? वो आपके पित्ताशय में। अगला है दो वंशानुगत रोग क्या है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। वंशानुगत रोग मतलब जो पिता से पुत्र में या फिर माता से अपने बच्चों में जाने के चांसेस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वंशानुगत रोग कहते हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? एक ऐसा रोग है जिसमें कि अगर रक्त बहना शुरू हो गया तो वो बहता ही रहता है, उसका थक्का बहुत मुश्किल से जमता है या फिर जमता ही नहीं है। इसकी मात्रा अगर ज्यादा होगी तो जमना मुश्किल हो जाता है बेहद। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? हेरनर ने 1876 में। अगला है एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। वर्णांध का मतलब क्या है? कि वो हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता, कि अगर उसे बहुत सारे रंग दिखाई दिए हमने तो उसमें से उसको पता नहीं चलेगा कि हरा कौन सा है और लाल कौन सा है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड से। जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। और जो आयोडीन आपका होता है
वो थायरोक्सिन हार्मोन की जो मात्रा है उसे नियंत्रित करता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? थायराइड। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी आपको? थायराइड की। जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस मतलब हमारा जो पेट होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल ही क्या करता है? हमारे भोजन को गलाने का काम करता है, और इस अम्ल से हमारे शरीर को, पेट को बचाने के लिए, पेट के अंदर चारों तरफ एक परत होती है, जो आपका स्टमक होता है उसके अंदर एक परत होती है जिसे म्यूकस कहा जाता है। इस म्यूकस का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से हमारे जो स्टमक है उसे बचाना। अगला, खून का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये आयरन का बना हुआ एक पदार्थ है, मतलब आयरन से मिलकर इसका निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन प्रोटीन। और इस हिपैरिन प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? आपका यकृत के द्वारा। क्योंकि अगर शरीर के अंदर रक्त जम जाता है तो हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे जब आपको सांप काट लेता है तो सांप काटने में मृत्यु किस कारण होती है? कि सांप के काटने के कारण जो हमारे शरीर का रक्त है वो जमना शुरू हो जाता है, और रक्त का फ्लो नहीं होने के कारण जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। तो हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है? उस रक्त को जमने से रोकता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स तथा विटामिन के। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए या विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का बनने में समस्या होने लगती है। अगला है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? पलीहा में। पलीहा के दो नाम और है, एक तो है ब्लड बैंक और एक है आरबीसी का कब्र गृह। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है तो वो भी प्लीहा को, और आरबीसी का कब्र गृह भी किसे कहा जाता है? पलीहा को। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। और रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 55%। ये हो गया आपका रक्त। इसमें से जो 55% हिस्सा है आपका, वो क्या है? आपका प्लाज्मा। और जो ये प्लाज्मा अपने आप में 100% है, उसमें से 90% क्या होता है? उसके अंदर जल। अगला है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। वैसे तो हमने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्था ही होती है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव तथा गैस। लेकिन प्लाज्मा भी क्या है? द्रव की ही पदार्थ की ही एक अवस्था है, जिसके गुण ना तो ठोस से मिलते हैं, ना द्रव से मिलते हैं, ना ही गैस से मिलते हैं। इस वजह से इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहा जाता है। अगला है आपका, पर्णहरित या क्लोरोफिल में मुख्य उपस्थित धातु क्या है? मैग्नीशियम। 2 क्वेश्चन होते हैं आपके। जो प्लांट्स हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर हरा रंग होता है और हमारे खून के अंदर लाल रंग होता है। तो खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या उपस्थित है? लोहा। तो उस लोहे की वजह से हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, जिसकी वजह से रक्त भी लाल हो जाता है। इसी प्रकार जो क्लोरोफिल होता है उसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण उसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। अगला, पेड़ में पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या हुए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल ऑलरेडी पौधों में उपस्थित होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेंगे, जल वो अपनी जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश भी उन्हें वातावरण से मिल जाता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। अब जो ये कैरोटीन है ये कहाँ होता है? हमारे नाखूनों में भी कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन होता है। तो कैरोटीन क्या है? एक प्रोटीन है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, और हमारे नाखूनों के अंदर भी कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन। अगला, नाखून हुए, हमारे बाल हुए, इनके अंदर क्या है? कैरोटीन। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक के कारण। ठीक है। अगला, काला हीरा तथा काला सीसा, ये काला लिखा हुआ है। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? कार्बोनेट और ग्रेफाइटों को। जो काला हीरा है वो हो जाएगा कार्बोनेट, और काला सीसा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कब होगी? जब लाल रंग का प्रकाश होगा।
और सबसे कम कब होगी? जब बैंगनी रंग का प्रकाश होगा। जैसे कि लाल रंग का प्रकाश आपका कब होता है? जब सूरज उगता है सुबह के टाइम और शाम को छिपने से पहले। तो इन दोनों समय में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से काम करती है। लेकिन जब बिल्कुल दोपहर अपने पीक पर होती है तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो उस समय पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है और अपचयन कहाँ से होता है? जल से। जल जो है वो अपने टुकड़ों में टूट जाता है, जहां से हमें क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर योग है। अब प्रकाश संश्लेषण में जो बनता है वो क्या बनता है? फोस्फोग्लिसरिक अम्ल। किसका निर्माण होता है? फोस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर ये बाद में जाके स्टार्च और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगला है आपका लाइजोसोम की खोज किसने की? डी डूबे ने 1958 में। लाइजोसोम क्या है? ये बैग ऑफ सुसाइड भी इसको कहते हैं। लाइजोसोम का दूसरा नाम क्या है? बैग ऑफ सुसाइड या फिर सुसाइड बैग। सेल्स जो है आपकी शरीर में उनका सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइजोसोम को कहा जाता है। हीरा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइजोसोम को। अगला प्रोटीन की फैक्ट्रिया क्या कहलाती है? राइजोसोम। अब जो ये राइजोसोम है इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी मृत्यु भी होती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जो आपकी सेल्स पुरानी हो जाती है उनकी जब मृत्यु होती है तो वो किसके अंदर जाके होगी? लाइजोसोम के अंदर जाके होगी। अगला है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। और खाद्य पदार्थों का किसके द्वारा होगा? फ्लोएम द्वारा। मतलब जल जो है वो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जो पहुंचता है उसे पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम क्या है? एक प्रकार का टिश्यू टिश्यू है। फ्लोएम भी क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। तो इन दोनों टिश्यू का काम क्या होता है? जल तथा भोजन को एक दूसरे भाग में पहुंचाना। अब ये आप याद रख सकते हैं, जैसे जल और जैसे जाइलम। एफ से फूड होता है और एफ से ही क्या होता है आपका? फ्लोएम। तो फ्लोएम फूड, जल जाइलम। ओके। अगला है आपका डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। अब डीएनए क्या करता है? ये हमारा अनुवांशिक तत्व है जो हमारे गुणों को निर्धारित करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जा रहे हैं उनका निर्धारण कौन करता है? डीएनए। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के जो फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव आ जाता है तो एक फॉर्मूले से डीएनए का निर्माण हो जाता है और दूसरे से आरएनए का निर्माण हो जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। जो ये जीन्स है इनका निर्माण किससे होता है? डीएनए से। और जीन को सबसे पहले किसने बनाया? हरगोविंद खुराना ने। जीन का संश्लेषण मतलब जीन को टुकड़ों में तोड़ना। संश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। अगला, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। माता का इसमें कोई रोल नहीं होता कि लड़का हो रहा है पैदा या लड़की द्वारा। तो पिता के अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स वाई। और माता के अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है आपका? एक्स एक्स। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर लड़की होगी तो उसका गुणसूत्र क्या होगा? तो माता और लड़की दोनों का एक्स एक्स होता है और पिता और पुत्र दोनों का क्या क्या होता है? एक्स वाई होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन जो है उसे उसका स्त्रावण कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से होता है। पैनक्रियाज। ठीक है। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग तथा वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय। अग्नाशय का अंग्रेजी में नाम ही क्या है? पैनक्रियाज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की तो किसने की? जे जे थॉमसन ने की। गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने किसकी की? प्रोटीन की। और चैडविक ने किसकी की? न्यूट्रॉन की। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टे फॉर थॉमसन, पी फॉर पे फॉर प्रोटीन, रे फॉर रदरफोर्ड, ने फॉर न्यूट्रॉन एंड चे फॉर चैडविक। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर ई माने इलेक्ट्रॉन, टे माने थॉमसन, पे माने प्रोटॉन, रे माने रदरफोर्ड, ने माने न्यूट्रॉन और चे माने चैडविक। ठीक है।
अगला है आपका पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा रूप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इनका जो अणुभार होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इनका वजन, इन पर जो चार्ज है वो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव। ठीक है, अगला है आपका पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। एंडरसन ने। पटाखे जब हम जलाते हैं तो उसमें से हरा रंग निकलता है, तो वो किसके कारण निकलता है, बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग भी निकलता है, तो वो किसके कारण होता है, स्ट्रोंशियम के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, जब उससे हम किसी चीज को चलाते हैं, जैसे कि जो हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब स्पेस के अंदर रॉकेट भेजे जाते हैं तो उसमें जो फ्यूल भरा जाता है वो होता है आपका लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, इतना ज्यादा दबा दिया जाता है कि वो लिक्विड में बदल जाता है, और इसी लिक्विड का प्रयोग क्या किया जाता है, रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए किया जाता है। उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, इस वजह से हाइड्रोजन को क्या कहा गया है, भविष्य का ईंधन कहा गया है। मार्च गैस क्या है, मीथेन। मीथेन का दूसरा नाम मार्च गैस। नोबल गैस किसे कहा जाता है, हीलियम को। अगला है आपका सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है हाइड्रोजन। अब सबसे हल्की तो होगी क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो सबसे कम है, एटॉमिक नंबर भी सबसे कम है, इस वजह से सबसे हल्की है। सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 और लिथियम का 3। ठीक है, सबसे भारी कौन है, ओस्मियम, क्योंकि ओस्मियम जितने भी धातु है उन सब में सबसे अधिक वजन रखते हैं, इस वजह से ये सब सर्वाधिक भारी हो गई। अगला है सबसे कठोर क्या है, सबसे कठोर धातु है आपकी प्लेटिनम, और सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ये हीरा ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि जो हीरा है वो धातु नहीं है। धातु अगर कोई पूछता है तो प्लेटिनम, लेकिन धरती के ऊपर अगर जितने भी पदार्थ है उनमें सबसे कठोर पूछा जाए तो हो जाएगा आपका हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। प्रत्यास्थ क्या होती है, जो कि अपने अंदर खींचने के का विरोध करती है। जैसे हम रबड़ को खींचते हैं तो वो आसानी से खींच जाती है, लेकिन अगर हम लोहे को खींचने की कोशिश करें तो लोहा जो है वो उस खिंचाव का विरोध करता है, तो वो विरोधी क्या कहलाता है, आपका प्रत्यास्थता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसके अंदर होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टील के अंदर। गुब्बारे, ये गुब्बारे लिखा है, गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम। हंसने वाली या फिर हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अश्रु गैस कौन सी है, कि अगर हम उस गैस को, हमारे आसपास वो गैस उपस्थित हो तो हमें क्या आने लगता है, आंसू आने लगता है, तो ये गैस कौन सी है, क्लोरो एसिटोफिनॉल। अब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या, ये आवर्तों है, आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 18 तथा 7। मतलब आवर्त तो कितने हैं, 18, और वर्ग कितने हैं, ये सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये आपका उल्टा लिखा गया। वर्ग जो है वो कितने हैं, 18, और आवर्त हैं आपके 7। अब ये वर्ग क्या होता है, जो सीधी रेखा में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहा जाता है उन्हें, वर्ग। और जो दाएं से बाएं होते हैं, मतलब इधर से उधर जाते हैं या फिर उधर से इधर आते हैं, तो जो लेटे हुए होते हैं उन्हें तो कहा जाता है आवर्त, और जो ऐसे खड़े हुए लाइंस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ग। तो ऐसे लेटी हुई लाइंस की संख्या कितनी है आपकी, 7, और वर्गों की संख्या कितनी है, 18। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रस्तुत किया, मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि आपके जो जितने भी तत्व हैं वो किसके अनुसार रखे गए हैं, परमाणु क्रमांक के। ये भी आपको याद रखना है, परमाणु क्रमांक के। वो आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, कि इसके अंदर आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व हैं उन्हें किसके अनुसार रखा गया है, परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। वो आपको ऑप्शन में परमाणु भार दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक के अनुसार उनको रखा गया है। अगला है आपका सबसे उत्तम कोयला क्या है, एंथ्रासाइट। कांस्य किसका मिश्र धातु है, तांबे तथा टिन का। जो स्टेनलेस स्टील होती है,
ये किससे मिलकर बनती है? आयरन, लोहा, निकिल, ये क्या है यहाँ पर? निकिल तथा क्रोमियम से। पारे का मुख्य अयस्क क्या है? मतलब पारा हमें किससे प्राप्त होता है? सीने बार से। सीने बार से अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है और शुद्ध पारे को निकाल लिया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप के चश्मे, इन सब में जो कांच प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? आपका फ्लिंट कांच। अगला है आपका, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को। सल्फर का एक यौगिक होता है, उसके अंदर मिथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है, तो वही क्या है आपका? उसकी वजह से एलपीजी में से क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। अब उसमें से ये जानबूझकर मिलाया जाता है, क्यों? ताकि अगर गैस बाहर निकलने लगे तो हमें उस गंध से पता चल जाए कि सिलेंडर लीक हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित होते हैं, जब उनका रिसाव होगा तो उसमें से गंध नहीं आती, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपका सिलेंडर लीक हो रहा है। इस वजह से जानबूझ के उसके अंदर क्या मिलाया गया? मिथाइल मरकैप्टन मिलाया गया। मिथाइल मरकैप्टन का जब स्त्रावण होता है तो उसमें से क्या आती है? बहुत तीखी गंध आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सिलेंडर क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। एलपीजी की आप फुल फॉर्म भी यहाँ पर कर सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म भी आ सकती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरीके से सीएनजी की भी आ सकती है। सीएनजी की क्या होती है आपकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, COMPRESSED, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अगला है आपका, एलपीजी का प्रमुख संगठक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। इन दोनों से मिलकर क्या बनती है आपकी? एलपीजी। वैसे तो ये दोनों गैस है, लेकिन जब इन्हें बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा दबाव दे दिया जाता है इनके ऊपर, तो ये लिक्विड में बदल जाती है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। और इसमें गंध आने के लिए क्या मिला दिया हमने? मिथाइल मरकैप्टन। अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना एक पेड़ है, उसकी छाल से हमें ये प्राप्त होता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीरो फाइट्स। वो पानी का बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वजह से इन्हें जीरो फाइट कह दिया। भारी जल की खोज किसने की? 1932 में यूरे तथा वोस बर्न ने। तो भारी जल की खोज किसने की? आपकी 1932 में यूरे तथा वोस बर्न ने। अगला है, भारी जल का रासायनिक नाम तथा अणुभार। जो भारी जल है उसका रासायनिक नाम है आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड। नॉर्मल जल क्या होता है आपका? H2O, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की जगह किसका यूज होता है? ड्यूटीरियम का, तो इस वजह से इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका D2O। जो हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम है, ये दोनों, इन दोनों का जो परमाणु क्रमांक है वो एक ही होता है, लेकिन इनका अणुभार अलग अलग है। हाइड्रोजन का अणुभार 1 है और ड्यूटीरियम का अणुभार 2 है। अगला है आपका इसका अणुभार, लेकिन जब H2O पूरा बन जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल जाते हैं, तो उसका अणुभार तो हो जाता है 18, और D2O का कितना हो जाता है? D2O का हो जाता है आपका 20। अगला, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और जो जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। प्राकृतिक रबर का निर्माण किससे होता है? आइसोप्रीन से। सोल्डर और टाका किसका मिश्रण है? सीसा तथा टिन का। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम के अयस्कों के नाम क्या है? कैल्शियम का अयस्क होता है आपका डोलोमाइट, पोटेशियम का होता है नाइटर, और कैडमियम का होता है आपका ग्रीनोकाइट। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी आपकी? फ्रेनोलॉजी। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर गलती से न्यूरोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी लगा सकते हैं, तो वो नहीं लगाना है। मस्तिष्क से जो संबंधित है वो होता है आपका फ्रेनोलॉजी। अगला है आपका, दिया सलाई में किसका प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का। जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर जो लाल भाग होता है वो किसका बना होता है? लाल फास्फोरस का। चाय में उत्तेजित पदार्थ है थीन, कॉफी में है कैफीन, और दूध में उपस्थित प्रोटीन है आपका कैसीन। तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो होता है निकोटीन,
और गैस की प्रकृति क्या होती है? उदासीन, मतलब जो गैस है वो जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करती। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। मतलब एक जो रिंग होती है आपकी, सेंटर है ये आपका, इसके चारों तरफ जो ये शेल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं? सिर्फ 8 हो सकते हैं। अगला है आपका, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा डीडीटी का। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? सैपोनिफिकेशन। श्वसन प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। जब हम सांस लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। श्वसन में शर्करा का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन किसी चीज से रिएक्शन करती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीजन हट जाती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मैंने बताया था कि जल में से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? आपका अपचयन। ठीक है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित होता है, जो कि भोजन को क्या करने का काम करता है? पचाने का काम करता है। और हाइड्रोक्लोराइड क्या है? एक अम्ल है। अगला, हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। मेरुदंड माने आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया माने मतलब जो दिमाग हमारे शरीर को सिग्नल भेज रहा है और हमारे शरीर के जो अंग दिमाग को सिग्नल भेज रहे हैं, तो एक दूसरे के आसपास वो भेज रहे हैं, इस वजह से इसे कहा गया प्रतिवर्ती क्रिया। और ये काम कौन करता है? मेरुदंड। ये ट्रांसफर का काम करता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस सिद्धांत पर? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर। अगला, सोने को किसमें घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे आपके गांव में कुछ लोग आ जाते हैं, वो एक मिश्रण सा लेते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके सोने को साफ कर देंगे। वो उसके अंदर सोने को डालते हैं और वो एकदम से निखर जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मिश्रण रखते हैं, जिसका नाम एक्वा रीजिया होता है। एक्वा रीजिया होता है, जिसके अंदर जो सोने की कुछ परत है वो घुल जाती है, जिसकी वजह से अंदर का साफ सोना बाहर निकल जाता है। आपको ये लगता है अरे हमारा सोना तो चमक गया, लेकिन वास्तव में वो क्या करते हैं? आपके सोने की मात्रा को घटा कर चले जाते हैं। कोर्क किससे प्राप्त होता है? क्वैक्स ओक के पेड़ से। मतलब आपने देखा होगा कि जो केमिस्ट्री लैब में बोतलें रखी हुई होती है, उनके ऊपर जो ढक्कन होता है उसे क्या कहते हैं? कोर्क। और उसका निर्माण किससे होता है? क्वैक्स या फिर ओक के पेड़ से। अगला, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। दूध किस कारण खट्टा होता है? जीवाणु के कारण। और वो जीवाणु क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस याद रखना है आपको इसका नाम, कि कौन सा जीवाणु है जिसके कारण दूध खट्टा होता है या फिर वो दही में बदल जाता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। अगला, पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। अंडे में कौन सा प्रोटीन अंडे में जो प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है? उजले भाग, यानी जो आपका सफेद हिस्सा होता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। जो सोडियम सिलिकेट है उसका ही दूसरा नाम क्या है? वाटर ग्लास है। दर्द निवारक दवाएं जो है उन्हें क्या कहता है? एनोल्जेसिक उनको कहा जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स किसे नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। एंटी मतलब खत्म करना, किसको? बायो मीन्स बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब्स में। मतलब जो अंडे से बच्चे का निर्माण शुरू होता है, निषेचन मतलब निर्माण है, वो कहाँ शुरू होगा? फैलोपियन ट्यूब्स में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? पारा। मतलब जितने भी लिक्विड हैं उनमें से सबसे ज्यादा जल्दी से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचती है वो किसके अंदर पहुंचती है? पारे के अंदर पहुंचती है। इसी वजह से जो आपके ये थर्मोमीटर होते हैं जिसमें आपका तापमान मापा जाता है, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का। क्योंकि अगर हम किसी और द्रव का इस्तेमाल करते तो बहुत समय लग जाता हमें तापमान मापने में, लेकिन पारा जो है उसमें जल्दी से तापमान बदलने लगता है, इस वजह से उसका सर्वोत्तम क्या है? वो ऊष्मा का संवाहक है। अगला है एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन। इसमें पेनिसिलिन नहीं सोचना है, ये अलग नाम है आपका। एम्पीसिलिन
किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है, मतलब हाइड्रोजन सबसे जल्दी किसके साथ रिएक्शन करती है? कार्बन के साथ। इसी वजह से धरती पर सबसे ज्यादा जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 95% पदार्थों का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? हाइड्रोकार्बन से हुआ है। अगला, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन कब होगा? जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl नमक है, उसकी भी हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नमक का पानी घोल के पियाया जाता है डिहाइड्रेशन में। अगला है आपका, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेफोलेन किससे बनती है? सेलोफेन किससे बनती है? ग्लूकोज एसीटेट से। सेलोफेन क्या है? पन्नी होती है। चीनी शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक बोन ब्लैक का। बोन ब्लैक नाम का एक रंजक होता है। रंजक मतलब जो रंग देने का काम करता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक क्यों हो जाता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो उसका भार जो है वो हमें घटा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो बढ़ा हुआ। जैसे कि अगर हम किसी पत्थर को नीचे फेंकते हैं तो हमें वो बहुत हल्का लगता है, लेकिन अगर हम रस्सी से किसी पत्थर को ऊपर खींचते हैं तो वो क्या लगता है? हमें बहुत भारी लगता है। लेकिन अगर सेम पत्थर को हम फेंकेंगे तो वो हमें क्या लगेगा? हल्का लगेगा। ये हमें आभास होते हैं। तो इसी प्रकार लिफ्ट में अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो भार अधिक हो जाएगा, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। अगला है, साबुन तैयार किया जाता है किसके साथ? कास्टिक सोडा को मिलाकर। वसा के साथ। जब वसा और कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? साबुन। और ये प्रक्रिया क्या है आपकी? सैपोनिफिकेशन। अगला, श्यानता की SI इकाई क्या है? फ्लूइड। श्यानता क्या होता है आपका? कि जो द्रवों में बहने की क्षमता होती है वो क्या होती है आपकी? श्यानता। कि कोई लिक्विड कितनी तेजी से बह रहा है और कोई लिक्विड कितना आराम आराम से बह रहा है, तो बहने की जो क्षमता है वो है श्यानता। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? मतलब जितने भी जीवित ऑर्गेनिक पदार्थ धरती पर है उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अगर किसी पदार्थ के अंदर कार्बन नहीं है तो इसका मतलब वो जीवित पदार्थ नहीं है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 के नीचे के तापमान को मापने में। नॉर्मल को तो हम जो मरकरी वाला होता है, पारे वाला थर्मोमीटर होता है, उसके द्वारा माप लेते हैं, लेकिन अल्कोहल का प्रयोग भी थर्मोमीटर में किया जाता है। कब? जब आपका तापमान -40 से नीचे हो। ये -40 है। किस पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो क्या रहता है? नियत रहता है। जब हम उसे गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसे फ्रिज में रखकर जमा देंगे तो आयतन क्या होता है? घट जाता है। लेकिन जो द्रव्यमान है वो दोनों ही अवस्थाओं में क्या रहता है? फिक्स रहता है। कि 1 किलो की चीज है वो 1 किलो ही रहेगी, 2 किलो नहीं हो जाएगी। लेकिन उसका जो आभास होता है हमें कि उसका साइज जो है वो कभी घट जाता है और कभी बढ़ जाता है। वो किस वजह से? क्योंकि उसके जो अणु है वो गर्म करने पर दूर दूर होने लगता है, जिसकी वजह से आयतन बढ़ जाता है, और जब वो जमता है तो वह अणु पास पास आ जाता है, जिसकी वजह से आयतन घट जाता है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोल दिया जाए तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। हमें लगता है कि गर्मियों में क्या करें कि फ्रिज को खोल के छोड़ दो, कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। कमरे का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।